हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आसियाना आस्की का भाग 14। अनामिका ने पूछा, कैसी मजबूरी? आदित्य मुस्कुराया और कहने लगा, हर इंसान का एक अतीत होता है जिसे जिंदगी भर साथ लेकर चलना पड़ता है। जैसे तुम्हारा अतीत है, मेरा भी एक अतीत है अनामिका, और वो अतीत है मोना। मोना मेरे साथ कॉलेज में थी। शुरू से ही मैं बहुत कम बोलने वाला, अपने आप तक सीमित रहने वाला लड़का रहा हूँ। मैं, मेरे सपने, मेरी फैमिली और सुख, बस यही मेरी दुनिया थी। कॉलेज के शुरू से ही मोना का मुझ में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था, पर उसकी लाइफ स्टाइल और बात करने का तरीका मुझे कभी पसंद नहीं आया। मोना एक जिद्दी लड़की है जो कि किसी चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कॉलेज खत्म होने के बाद सभी दोस्तों ने पार्टी रखी, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। सभी के साथ मैं भी पार्टी एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उस रात के बाद सभी दोस्त दूर होने वाले थे और अपनी अपनी लाइफ में बिजी होने वाले थे। शुभ भी मेरे साथ ही था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था वो रात वो मेरी जिंदगी की सबसे काली रात होगी। कहते कहते आदित्य की आवाज़ में एक दर्द समा गया। अनामिका ने महसूस किया तो उसने अपना नाजुक हाथ आदित्य के हाथ पर रख दिया। अनामिका की छुअन से उसे एक पॉजिटिव एहसास दिलाया तो आदित्य ने आगे बोलना शुरू किया। मोना मुझे चाहती थी और ये बात पूरा कॉलेज जानता था, पर मैं उसे पसंद नहीं करता था। उसका दिल न टूटे इसलिए मैंने उसे दोस्ती रखी, लेकिन उस रात वो एक बहुत बड़ा फैसला करके आई थी। पार्टी के वक्त उसने मेरे ड्रिंक में पता नहीं क्या मिलाया और उसे पीते ही मेरा सर चकराने लगा। रेस्ट के बहाने वो मुझे ऊपर कमरे में लेकर गई। सर दर्द से फटा जा रहा था और सब धुंधला होने लगा। मोना वहीं थी और उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। अगली सुबह मैं शुभ के घर पर था। उसने बताया कि ड्रिंक की वजह से मैं ओवर होकर सो गया था। एक हफ्ते बाद मोना घर आई और सबसे कहा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। घर पर किसी को भरोसा नहीं हुआ। मैंने जब उससे कुछ कहना चाहा तो उसने अपना फ़ोन मेरे आगे कर दिया, जिसमें उसकी और मेरी इंटीमेट सीन्स की बहुत बेहुदा तस्वीरें थीं। मैं कुछ नहीं बोल पाया। मुझे नहीं समझ आया कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ। बस उसने एक जाल बिछाया और मैं उसमें फंसता चला गया। उसे अपनाने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे लगा नशे में मुझसे ये सब हो गया होगा। आदित्य आगे बोलने की स्थिति में नहीं था। उसने गाड़ी रोक दी और बाहर निकलकर खड़ा हो गया। गुस्सा और बेबसी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अनामिका भी गाड़ी से नीचे उतरी। इस वक्त दोनों शहर के ऊंचे पुल पर खड़े थे, जहां से बहुत कम गाड़ियां गुजर रही थी। अनामिका आदित्य के पास आई। जैसे उसने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा, आदित्य गुस्से से पलटा और कहने लगा, मैं कैसे कर सकता हूँ किसी लड़की के साथ ये सब? उस दिन के बाद से खुद से नफरत सी होने लगी है। मैं सबके साथ होता हूँ, पर मेरा दिमाग, मेरा मन हर वक्त मुझे इस माया जाल में फंसाए रखता है कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। मोना भले दोस्त थी, पर मुझे अपने हद में रहना था। अनामिका ने कहा, आपने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। तुम ये इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? आदित्य ने शांत भाव से उसकी ओर देखकर पूछा। अगर आप गलत इंसान होते तो आंटी हमें आपके साथ कभी नहीं भेजती। पूरे घर में उन्होंने आपको ही क्यों कहा, जबकि आकाश भैया और पापा घर पर ही थे आज? क्योंकि आंटी आप पर बहुत भरोसा करती हैं। आदित्य ने पीठ गाड़ी में लगा ली और अनामिका की ओर देखकर कहा, और तुम? इसका जवाब आपके सामने है। भरोसा करते हैं, तभी तो कल रात सुकून से सो रहे थे। थैंक यू, अनामिका ने प्यार से कहा। कल रात भर जागकर आपने हमारे सर पर पट्टियां जो रखी थी, ये तुमसे किसने कहा? आदित्य झेप गया। सुबह अवनी ने बताया। जब आप इतने स्वीट हैं तो फिर सड़ू बनकर क्यों रहते हैं? आदित्य ने कुछ नहीं कहा तो अनामिका ने कहा, अपना हाथ दीजिए। आदित्य ने अपना हाथ अनामिका की ओर बढ़ा दिया। अनामिका ने आदित्य का हाथ थामा और कहा, अपनी आंखें बंद कीजिए और हमारे साथ गहरी सांस लीजिए। आदित्य ने वैसा ही किया। उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसने 2-3 बार ऐसा किया तो पाया कि उसका गुस्सा लगभग कम हो गया है। आदित्य ने अपनी आंखें खोली और अनामिका की ओर देखकर कहा, भाई तुम्हारे बारे में सही कहते हैं
क्या कहते हैं? अनामिका ने आदित्य की आंखों में देखते हुए पूछा। यही कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत मतलब बहुत बहुत बहुत। खुशी से अनामिका हंसने लगी और फिर आदित्य का हाथ छोड़कर कहा, अब चलिए, देर हो रही है हमें। दोनों गाड़ी में आ बैठे और आदित्य ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। अनामिका को अपना अतीत बताकर आदित्य काफी अच्छा महसूस कर रहा था। अब उसका मूड बिल्कुल ठीक था। उसने म्यूजिक ऑन कर दिया। गाना बजने लगा जो कि उस सफर को और भी खूबसूरत बना रहा था। ये गाना आदित्य का पसंदीदा था, इसलिए वह साथ साथ गुनगुना भी रहा था। लेकिन अनामिका को आखिरी लाइन कुछ खास पसंद नहीं आई, तो उसने गाना बदल दिया। दूसरा गाना बजने लगा, लेकिन ये पुराना गाना था और आदित्य अनामिका दोनों को ही पुराने गाने पसंद थे। गाना बजने लगा। आदित्य ने जैसे ही गाना सुना, उसके होठों पर मुस्कान फैल गई और उसने कहा, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, जानते हैं, अनामिका ने कहा। और उसके बाद दोनों ही खामोशी से उस गाने को सुनने लगे। आदित्य का मन बहुत शांत था। अब अनामिका के बारे में सोचते हुए वह गाड़ी चलाता रहा। 2 घंटे बाद दोनों शहर पहुंचे। आदित्य ने गाड़ी साइड में लगाई। दोनों नीचे उतरे और सामने बने एक ढाबे पर आए। आदित्य ने दोनों के लिए चाय ऑर्डर की और फिर आकर एक बेंच पर बैठ गए। दोनों बेंच के किनारे पर बैठे थे। आदित्य चाहता था कि अनामिका उनके पास आकर बैठे, लेकिन ना वो उसे कह सकता था और न खुद उसके करीब जाकर बैठ सकता था। लड़का चाय ले आया। उसने अनामिका और आदित्य को चाय दी और चला गया। अनामिका अपनी चाय पीने लगी। आदित्य चाय का गिलास हाथ में थामे बस उसे देखता रहा। एक इंसान एक वक्त पर मासूम और इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? आदित्य बस यही सोच रहा था कि तभी 2 लोगों ने आकर कहा, भाई जरा उधर खिसकना। आदित्य मन ही मन खुश हो गया और जल्दी से अनामिका की तरफ खिसक गया। अनामिका का ध्यान कहीं और ही था। आदित्य ने देखा सामने 2 छोटे बच्चे, जिनके जिस्म पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ कटे फटे कपड़े थे, जिनका सूखा हुआ चेहरा और बुझी हुई आंखें बता रही थी कि उन्होंने कितने दिनों से कुछ खाया नहीं है। दोनों बच्चे बड़ी आस से पास बैठे लोगों को देख रहे थे कि कोई उन्हें कुछ खाने को दे दे। उनके चेहरे का दर्द अनामिका के चेहरे पर उतर आया था। वह अपनी चाय पीना भूल चुकी थी। आदित्य ने देखा तो उसने दोनों को अपने पास आने का इशारा किया। दोनों आदित्य के पास चले आए तो आदित्य ने पूछा, नाम क्या है तुम दोनों का? इसका राजू और मेरा मुनिया, उस बच्ची ने कहा। आदित्य ने पूछा, भूख लगी है? आदित्य के इस सवाल पर दोनों बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें चुप देखकर आदित्य ने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? वो उधर उस गुमटी के पीछे। राजू ने दूर गुमटी की ओर इशारा करके कहा। इस बार अनामिका ने सवाल किया, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? खाने के लिए आए हैं? पैसे हैं तुम लोगों के पास? आदित्य ने सवाल किया और इस बीच उसकी चाय लगभग ठंडी हो चुकी थी। मुनिया ने मासूमियत से कहा, पैसे तो नहीं है। अनामिका ने पूछा, फिर खाना कैसे मिलेगा आप लोगों को? ये जो साहब लोग खा रहे हैं ना, इनके खाने के बाद जो बचेगा वो होटल का मालिक हम लोगों को दे देगा, मासूम से राजू ने आस भरे शब्दों में कहा। उसकी बात सुनकर अनामिका की आंखें भर आईं। उसे उन दोनों बच्चों के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने दोनों के गालों को छूकर कहा, आप दोनों बैठो, हम मंगवाते हैं। कहकर जैसे ही उसने अपने बगल में देखा, आदित्य वहां नहीं था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। सामने से आदित्य हाथ में ढेर सारा खाना और सामान लेकर आ रहा था। उसने सब टेबल पर रखा और दोनों बच्चों से कहा, चलो आ जाओ। दोनों बच्चे आकर कुर्सियों पर बैठ गए। आदित्य ने उनके सामने सब खाने का सामान रखा। दोनों खाने लगे। खाते हुए जो खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी, उसे आदित्य ने अपने फोन के कैमरे में कैद कर लिया था। वह वापस अनामिका के पास गया और कहा, खुश हो ना? अनामिका ने भावुक होकर कहा, ऐसा क्यों होता है? छोटे छोटे बच्चे दूसरों के जूठे खाने पर निर्भर रहते हैं। क्या ईश्वर को इन बच्चों पर दया नहीं आती? आदित्य ने दोनों बच्चों को देखते हुए कहा, यह कुदरत का नियम है अनामिका। इस दुनिया में कोई भी बराबर नहीं है, कोई कम तो कोई ज्यादा। हम नहीं मानते ऐसे नियमों को। अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा होता ना, तो हम इनके लिए वो सब करते जो ये डिजर्व करते हैं। चलो बैंक लूटते हैं। आदित्य ने अनामिका को देखकर कहा।
अनामिका ने हैरानी से आदित्य को देखा और कहा, क्या बैंक लूटते हैं? अब इतना पैसा तो बैंक में ही मिल सकता है ना? टांग खींच रहे हैं आप हमारी? अनामिका ने आदित्य को घूरते हुए कहा। अनामिका, जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता, कोई एक ना एक चीज छूटती ही है, तो बेहतर है ना जो सामने है उसे बेहतर बनाए। आदित्य ने अनामिका का हाथ पकड़कर उसे वहां से उठाते हुए कहा, चलो खुशियां बांटते हैं। आदित्य अनामिका को लेकर उन बच्चों के पास आया। दोनों उनके साथ बैठकर खाने लगे। साथियों ने भी अपने हाथों से खिला रहे थे और ऐसा करते हुए उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। जब दोनों ने खा लिया तो आदित्य और अनामिका ने उनके साथ अपनी कुछ तस्वीरें ली और फिर इन दोनों के लिए कुछ सामान खरीदकर उन्हें दे दिया। आदित्य ने घड़ी में टाइम देखा। जबलपुर पहुंचने में अभी 2-3 घंटे लगने बाकी थे। उसने अनामिका को चलने को कहा। दोनों आकर गाड़ी में बैठ गए। आदित्य ने अपना सीट बेल्ट लगाया और अनामिका से लगाने को कहा। जब उसने नहीं लगा तो आदित्य ने उसकी ओर झुका और खुद लगाने लगा। अनामिका ने धीरे से कहा, आप इतने सड़ू भी नहीं हैं जितने दिखते हैं। जैसी अनामिका ने कहा, आदित्य उसकी ओर देखने लगा। दोनों के चेहरों के बीच थोड़ा सा ही फासला था। खिड़की से आती हवा से बाल उड़कर अनामिका के चेहरे पर आने लगे तो आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए उन्हें अपनी उंगलियों से हटा दिया और कहा, अभी तुमने मेरा असली रूप देखा ही कहाँ है? आदित्य इतना कहकर अनामिका से दूर हो गया, पर अपनी कही आखिरी बात से उसने अनामिका के दिल की धड़कनें जरूर बढ़ा दी थी। उसके चेहरे पर आए भावों को आदित्य पहचान न ले, ये सोचकर वह खिड़की के बाहर देखने लगी। आदित्य ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। अनामिका खामोशी से गाड़ी के शीशे से अपना सर लगाए रास्ते को देखती रही और आदित्य गाड़ी चलाता रहा। एक लंबे सफर के बाद दोनों जबलपुर पहुंचे। जबलपुर की गलियों में जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, अनामिका का दिल बैठा जा रहा था। अपने अतीत के सच के वह धीरे धीरे करीब जाती जा रही थी। वह आदित्य को रास्ता बताती रही। आदित्य वैसे वैसे गाड़ी को टर्न करता रहा। गलियां बहुत सक्रिय होने की वजह से आदित्य गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था और आखिरकार गाड़ी अनामिका के घर के सामने पहुंची। धड़कते दिल के साथ नीचे उतरी। उसे देखकर आसपास के लोग उसके पास चले आए और उसका हालचाल पूछने लगे। अनामिका ने सबसे बात की और आदित्य का परिचय भी कराया। तभी भीड़ में से एक आदमी आया और बिना कुछ बोले अनामिका को चाबियों का गुच्छा थमाकर चला गया। अनामिका उससे कुछ पूछ पाती इससे पहले ही वह आदमी वहां से चला गया। सभी लोग भी एक एक करके चले गए। आदित्य बस चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। सबके जाने के बाद अनामिका ने बैग से घर की चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर अंदर ढकेल दिया। उसने आदित्य से अंदर चलने को कहा। अंदर आकर आदित्य ने देखा घर बहुत खूबसूरत था। एक एक चीज सलीके से जमी हुई थी। अनामिका ने आंगन में पड़ी कुर्सी को पोंछा और आदित्य को बैठने को कहा। आदित्य बैठ गया और घर को देखने लगा। अनामिका ने आदित्य के पीछे लगे उस बड़े से दरवाजे को खोल दिया, जिससे सारा आंगन रोशनी से भर गया। आदित्य को सारी चीजें अब और साफ साफ दिखाई दे रही थी। अनामिका दरवाजे से पीछे चली गई। उसने देखा पानी नहीं था, होता भी कहाँ से। उसने यहाँ से जाने के बाद कभी आकर देखा ही नहीं। वह वापस अंदर आई और किचन में पड़ी खाली स्टील की मटकी उठाई और जैसे ही जाने लगी, आदित्य ने टोक दिया, ये सब लेकर कहाँ? घर में पानी नहीं है, वही लेने जा रहे हैं, आप बैठिए ना। बाहर आकर उसने पास ही लगे मोहल्ले के नल से पानी भरा। जब तक पानी भरा तब तक अनामिका ने दुपट्टे को कंधे से लेकर कमर तक बांध लिया। उसने मटकी उठाई और उसे कमर पर रखकर अंदर ले आई। बालों की बड़ी सी लट उसके गालों पर झूल रही थी। कमर पर मटकी रखे वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल गांव की लड़कियों जैसे। आदित्य ने देखा तो बस देखता ही रह गया। वह अनामिका के पास आया और कहा, लाओ मैं रख देता हूँ। आदित्य ने पानी का बर्तन रखा, तब तक अनामिका भी वहां आ गई और ग्लास में पानी निकालकर आदित्य को देते हुए कहा, फिल्टर नहीं है, चलेगा? कहते हुए आदित्य ने गिलास अनामिका के हाथ से लिया और एक सांस में पूरा पी लिया। उसने पानी पीकर अनामिका की ओर बढ़ा दिया और कहा, तुम्हारा घर बहुत अच्छा है, एक सुकून सा है यहाँ। हमारी माँ भी यही कहती थी, कभी कभी आप बिल्कुल उनकी तरह बातें करते हैं। अनामिका ने आदित्य की ओर प्यार से देखते हुए कहा,
हाँ, मैं जरा पुराने ख्यालात का हूँ, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात पर अनामिका भी मुस्कुराने लगी। तो आदित्य ने कहा, अपना घर नहीं दिखाओगी? हाँ चलिए, कहते हुए अनामिका आगे आगे चलने लगी और आदित्य उसके पीछे पीछे। अनामिका ने घर में बना एक बड़ा कमरा दिखाया जो उसकी माँ का था, जिसकी दीवार पर अनामिका के बचपन की बहुत सारी तस्वीरें लगी थीं। एक बड़ा सा बेड जो कि बहुत सुंदर था, एक बड़ी कपड़े रखने की लकड़ी की अलमारी जिस पर पुराने जमाने का कोई डिजाइन बना हुआ था। कमरे के एक कोने में ढेर सारी किताबें थी। आदित्य ने एक किताब उठाकर देखी जिस पर लिखा था राजपूती वंश। उसने किताब अनामिका को दिखाकर कहा, इन्हें कौन पढ़ता था? हमारी माँ, उन्हें ये किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। आदित्य उसके पीछे पीछे बाहर आया तो अनामिका उसे घर के पीछे बने उस छोटे से बगीचे में ले आई, जहाँ एक बड़ा पेड़ था जो बगीचे से होकर आधा छत पर लहरा रहा था। उसके नीचे एक बेंच थी जिस पर सिर्फ 2 लोग आसानी से बैठ सकते थे। आदित्य बेंच पर आ बैठा। एक बहुत अच्छी महक ने उसके नाक को छुआ तो उसने कहा, ये खुशबू लेवेंडर की है, वो देखिए वहाँ कोने में, इसकी खुशबू हमें बहुत पसंद है। जब भी हम यहाँ आते थे तो रोज कुछ वक्त यहाँ बिताते थे। अनामिका ने कहा तो आदित्य ने उसे अपने पास आकर बैठने को कहा। अनामिका उसके बगल में आकर बैठ गई। दोनों साथ साथ बैठकर उस खुशबू को महसूस करने लगे। कुछ देर बाद अनामिका ने कहा, चलें। आदित्य उठकर जैसे ही चलने लगा, लड़खड़ा गया, गिरने को हुआ तो अनामिका ने उसके हाथ को थाम कर उसे गिरने से बचा लिया। दोनों अंदर आए। जो चाबियां अनामिका को मिली थी उन्हें लेकर अनामिका गीता जी के बने उस खास कमरे के सामने आई जिसमें जाने की अनामिका को कभी मंजूरी ही नहीं मिली थी। उसने दरवाजा खोला और अंदर आई। छोटे से कमरे में एक बड़ा सा बक्सा रखा था जो कि बहुत खूबसूरत था। अनामिका ने धड़कते दिल के साथ उस बक्से को खोला। खोलते ही सबसे ऊपर उसे कुछ पेपर्स मिले। अनामिका ने उन्हें उठाकर देखा और जैसे ही पढ़ा उसका दिल धक से रह गया। उसे खामोश देखकर आदित्य ने उससे वो कागज लिए और देखने लगा। जैसे आदित्य ने उन्हें देखा, एक पल के लिए उसका कलेजा भी धक से रह गया। फिर उसने खुद को कंट्रोल किया और हैरान होकर कहा, तुम तो बहुत अमीर निकली अनामिका। अनामिका ने जैसे ही बक्सा खोला उसमें उसे कुछ पेपर्स मिले जो कि उसके नाम से बने थे। उन्हें देखती अनामिका का दिल धक से रह गया। अनामिका ने जब पेपर्स आदित्य को बढ़ा दिए, आदित्य ने जैसे पेपर्स देखे हैरान रह गया। अनामिका के नाम करोड़ों की जायदाद थी जिसकी वो इकलौती वारिस थी। जो अनामिका अब तक आदित्य के घर वालों पर निर्भर थी, आज वह पूरे 200 करोड़ की मालकिन थी। आदित्य ने अनामिका से कहा, तुम तो बहुत अमीर निकली यार। अनामिका ने आदित्य को देखा और कहा, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। आदित्य घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया और प्यार से कहा, पर सच्चाई यही है अनामिका। इस बॉक्स में और क्या क्या है देखो, शायद तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाए। हाँ कहकर अनामिका बक्से में देखने लगी। एक एक करके वह सामान बाहर निकालने लगी। सबसे ऊपर एक बड़ा सा डिब्बा था। अनामिका ने उसे निकाला और उसे खोला तो ऊपर एक कागज रखा हुआ था जिस पर लिखा था, ये शादी का जोड़ा है जो मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है अनामिका। इसमें रखी पोशाक और गहने सब राजपूती वंश के हैं। मैं चाहती हूँ जब भी तुम्हारी शादी हो तो इसी पोशाक में हो। ये पोशाक और गहने मुझे मेरे ससुराल से मिले हैं। अनामिका ने कागज साइड में रखा और डिब्बे में रखी पोशाक को निकाल कर देखने लगी। सुर्ख लाल रंग की पोशाक पर हरे और पीले रंग की कसीदाकारी के साथ महंगे हीरे और मोती जड़े थे। उनकी चमक से अनामिका की आंखें चौंधियाने लगी थीं। उसने उसे साइड में रखा और डिब्बे में पड़ा रत्न जड़ित छोटा डिब्बा उठाया जिसमें सोने के भारी और कीमती गहने रखे हुए थे। अनामिका ने देखे। आदित्य भी चुपचाप सब देखे जा रहा था। अनामिका ने उन्हें वापस डिब्बे में रख दिया। बक्से में एक छोटी कटार रखी थी, कुछ कीमती चीजें थी और उसके बाद एक बड़ी सी किताब थी। अनामिका ने उसे बाहर निकाला। उसके बाहरी कवर पर बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाया हुआ था। अनामिका ने कांपते हाथों से उस किताब को खोला। पहले पन्ने पर एक आदमी की तस्वीर थी। तेज तर्रार आंखें, रोबीली मूछें, मोहक मुस्कान और चेहरे से एक तेज झलक रहा था। तस्वीर के बिल्कुल नीचे उनका नाम लिखा था, श्री वीर प्रताप सिंह।
अनामिका ने जैसे ही पन्ना पलटा, उसके पीछे कुछ लाइन देखकर रुक गई और उन्हें पढ़ने लगी। ये तुम्हारे दादाजी हैं अनामिका। राजस्थान के अजमेर जिले में इनका बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है। जब तक तुम इस किताब को देख रही होगी, तब तक ये इस दुनिया से जा चुके होंगे। जब तुम्हारा जन्म हुआ, उसके कुछ महीने बाद ही इनका देहांत हो गया। ये पढ़कर अनामिका की आंखें छलक आईं। आदित्य को कुछ समझ नहीं आया। बस उसने अनामिका के गाल पर आए आंसुओं को अपनी उंगली से पोंछ दिया। अनामिका ने आगे पन्ना पलटा तो एक आदमी, जो कि उसके पिता की उम्र का था और साथ में राजपूती पोशाक में गहनों से लदी एक औरत की तस्वीर थी। अनामिका का दिल अभी भी धड़क उठा था। उस तस्वीर के नीचे लिखा था। अनामिका के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि कहीं ये उसके पिता ना हो। उसने पन्ना पलटा। पीछे फिर कुछ लाइनें लिखी थी। ये तुम्हारे बड़े ताऊजी और ताई जी हैं। अपने परिवार के साथ ये भारत के बाहर चले गए और कभी लौटकर नहीं आए। कभी कभी 4 से 6 महीने में एक बार इनकी चिट्ठी आ जाया करती थी। अनामिका को थोड़ी शांति मिली। वो उसके पिता की तस्वीर नहीं थी। उसने आगे पन्ना पलटा तो एक नवविवाहित जोड़े की तस्वीर थी। अनामिका ने पन्ना पलटा तो उनके बारे में बस इतना ही लिखा था। ये दोनों तुम्हारे चाचा और चाची हैं। अनामिका मुस्कुरा दी। उसने पन्ना पलटा तो एक बहुत ही रूपवान औरत की तस्वीर दिखाई दी, जिसके नीचे लिखा था सौंदर्या सिंह राजपूत। अनामिका एकटक उस तस्वीर को देखती रही। उसमें एक खिंचाव सा था, आकर्षण था, जिसकी ओर अनामिका खिंचती चली गई। उसने पन्ना पलटा। ये तुम्हारी बुआ है। मेरे अच्छे बुरे वक्त में इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। तुम्हारा नाम इन्होंने ही रखा था, बड़े प्यार से। जानते हो क्यों? क्योंकि इनकी आंखें और तुम्हारी आंखें बिल्कुल एक जैसी हैं। अनामिका की आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कान तैर गई। उसने पन्ना आगे पलटा तो कुछ बच्चों की तस्वीरें थीं, जिनमें 2 बड़े बड़े लड़के, एक छोटी लड़की, एक छोटा लड़का, 2 बड़ी लड़कियां और सबसे छोटी एक बच्ची पालने में थी और बाकी सब बच्चे उसके इर्द गिर्द थे। अनामिका ने सबको देखा, पर वह किसी को नहीं जानती थी। उसने उम्मीद से पन्ना पलटा तो पीछे फिर लिखा पाया, ये सब तुम्हारे बहन हैं। जो 2 बड़े लड़के हैं वो तुम्हारे बड़े ताऊजी के बच्चे हैं और जो एक छोटी बच्ची है वो उनकी बहन है। जो 2 बड़ी लड़कियां हैं वो तुम्हारी बुआ के बच्चे हैं और एक छोटा लड़का तुम्हारे चाचा चाची का है और जो सबसे छोटी गुड़िया पालने में है वो तुम हो। तुम इन सब बच्चों का खिलौना थी, जिससे ये बहुत प्यार करते थे। अनामिका ने पन्ना वापस पलटा और अपनी तस्वीर पर उंगली रखकर कहा, आदित्य जी, ये बहुत सारी तस्वीरें थीं अजमेर में स्थित उनके बड़े से आलीशान घर की, राजसी ठाट बाट और राजपूती वंश के रीति रिवाजों की। अनामिका सब बड़े ध्यान से देखते जा रही थी। हम हैं, हमारे बचपन की फोटो, और ये सब हमारे भाई बहन हैं। कहते कहते अनामिका की आंखें भर आईं। आदित्य उसकी आंखों में उभरे दर्द को साफ साफ देख पा रहा था। उसने धीरे से कहा, सब बहुत क्यूट है। अनामिका ने आंखों के किनारे को साफ किया और आगे देखने लगी, पर उन तस्वीरों में कहीं भी उसे अपने पिता की तस्वीर नहीं मिली। अनामिका हैरान थी कि आखिर ऐसा क्यों। उसने किताब वापस बंद कर दी। उसने किताब साइड में रखी और बक्से में देखने लगी। एक कोने में उसे रखी एक पुरानी छोटी डायरी मिली। उसे लेकर अनामिका ने खोलकर देखा। अनामिका का दिल एक बार फिर धड़कने लगा। वो सच के बहुत करीब थी। आदित्य ने उससे डायरी ली और देखने लगा। कुछ देर बाद अनामिका को देखकर कहा, तुम्हें इसे पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं, बाहर आंगन में चलकर। यहाँ बहुत कम रोशनी है और मच्छर भी। अनामिका को याद आया कि आदित्य तब से उसके साथ ही बैठा है। वह उठी और कहा, माफ करना, वो हमें याद ही नहीं रहा। इस कमरे की दीवार से लगाकर नाली है ना, तो अक्सर यहाँ मच्छर आ जाते हैं। आप आंगन में चलिए। दोनों उठकर उस कमरे से बाहर आ गए। आदित्य आंगन में पड़ी कुर्सी पर आकर बैठा। अनामिका भी कुछ दूर बैठ गई और डायरी को खोलकर पढ़ने लगी। आखिर कौन सा राज था इस डायरी में?